तो गाइज आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 214 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं आर्केना ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स और हांशु शियोंग की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। एजेंट सनी और एक दूसरा बुढ़ा एजेंट हांशु शियोंग के ऊपर हमले करे जा रहे होते हैं, लेकिन इनके दो होने के बावजूद भी हांशु शियोंग इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और एजेंट रेनी जो ये सब कुछ देख रहा होता है देख के कहता है, ओह ये एक मॉन्स्टर है। इतने में हांशु पहले बुढ़े के एक मुक्का मारता है। हालांकि बुढ़े ने इसको ब्लॉक कर लिया था, बट फोर्स की वजह से पीछे तो उसने जाना ही है। इसी तरीके से रेनी भी हांशु की लात को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन फोर्स की वजह से सीधा पीछे वाली दीवार में जाके टकराती है। रेनी ये जो सब कुछ देख रहा होता है पहले इस चीज को देख के कुछ नीचे पड़े हुए इंजेक्शंस को देखता है जो टूटे हुए हैं, और कहता है कमाल है, ये तो औरतों के ऊपर भी रहम नहीं खाता। साथ ही साथ में जो हमने जहर इसके लिए तैयार करा था वो भी इसके ऊपर काम नहीं आया। सच में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। अबे तुझे पता भी है इस जहर को तैयार करने में हमारे कितने पैसे लगे थे। इतने में ही बुढ़ा अचानक से हांशु की कमर में अपने चाकू से एक कट मार देता है, और इस कट के साथ ही बुढ़े के मुंह में फट से एक लात भी पड़ जाती है। और सनी जंप करते हुए आती है हांशु को मारने के लिए। हांशु हवा में ही इसका सर पकड़ के जमीन में पटक देता है, और रेनी कहता है मुझे यकीन नहीं होता जहर के असर के बाद भी तू इतना आराम से फाइट कर रहा है। आखिर तेरी बॉडी के साथ दिक्कत क्या है? सच में यकीन नहीं होता, लेकिन तू अपने नाम पे खरा उतरा है। जरूर तेरी जहर को झेलने वाली ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक रही होगी, है ना? और हांसु जैसे ही सनी का सर जमीन में पटकता है तो कहता है बकवास मत कर, और ये बता तुझे कैसे पता कि मैंने जहर से बचने की ट्रेनिंग करी है? ये हैरानी वाली बात है। आखिर मुझे ये कैसे पता है ना? कैसा रहेगा मुझसे पूछने से अच्छा तू मेरी दोस्त से पूछ ले। रेनी का इशारा अभी सनी की तरफ होता है, जो जमीन में पड़ के जाने के बावजूद भी हांशु के हाथ में 2 बार चाकू घोंप देती है। भले ही सनी की हालत खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहती है हम लोग एजेंट्स हैं और हम यहाँ पे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद आए हैं। तुम हांशु शियोंग हो, कानेहारा कोता के डिसाइपल। मतलब सच में यार इस बार एरिस के लोगों का सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ है जो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्योंकि ये लोग भी प्रोफेशनल एजेंट्स हैं और किसी टाइम पे अपने देश के लिए लॉयल हुआ करते थे, लेकिन देश से धोखा मिलने के बाद ये देश के खिलाफ हो चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना का सीन, जहाँ पे डैसिक न्यू जनरेशन के एक बंदे को इस तरीके से फेंक के मारता है कि वो कार में जाके चिपकता है। डैसिक चलता हुआ उसके पास आता है और कहता है क्या बस इतना ही? तुम इतनी सी ताकत के साथ एरिस के साथ पंगे कर रहे हो? भले ही तुम नॉर्थ कोरिया के न्यू जनरेशन के बंदे हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ताकत काफी नहीं। ये लौंडा एक गन निकाल रहा होता है डैसिक को मारने के लिए और इसको गाली दे रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि ये बंदूक ठीक से निकाल ही पाता, डैसिक अचानक से इसके पास आके इससे बंदूक छीन लेता है। लौंडा इसकी स्पीड देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये साला है कौन और इतना फास्ट कैसे है? गन छीनने के बाद डैसिक कहता है तुम्हें हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वक्त की एरिस काफी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। यहाँ तक कि हमारे नए मेंबर्स भी काफी खतरनाक हैं, है ना जूनियर? मैंने सही कहा ना? डैसिक के बाद शियोंगो को बोल रहा होता है जो अभी थोड़ा सा जख्मी होता है, लेकिन उसने भी यहाँ पे उसके जितने भी दुश्मन है सबको निपटा दिया है और अपनी गन को दोबारा से लोड करते हुए कहता है अरे यार ये मुश्किल था। अरे ये बंदा तो नॉर्थ कोरियन का लीडर है ना? तुमने इसको पकड़ लिया सीनियर, और अब तक मुझे किसी को बांधने की कला नहीं आई। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है। हम ट्रेनिंग करेंगे रियल लाइफ की तरह। जी सर, हम ट्रेनिंग करेंगे रियल लाइफ की तरह। और तेज से बोलो। और नॉर्थ कोरिया का जो बंदा है सब कुछ देख रहा होता है, अपने मन में कहता है शिट, इस एरिस की तो जब मैंने सुना था एरिस में काफी सारे पागल लोग एक साथ भरे पड़े हैं, मुझे लगता है वो बात मजाक नहीं थी। इन लोगों का लेवल सच में काफी ज्यादा खतरनाक। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम और डायरेक्टर नैम भी यहाँ पे आ जाते हैं, और ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे एक बंदे को पकड़ के लेके आ रहे होते हैं जो इस नॉर्थ कोरियन के साथ का ही होता है। ये देख के डैसिक कहता है ओह तो तुम्हारे दोस्त को भी पकड़ लिया? सर मैनेजर से मैं यही उम्मीद कर रहा था। मैनेजर किम न्यू जनरेशन के लीडर के पास आके कहते हैं तू तो वही पहले वाला बंदा है ना? तू ही वो है जिसने हिकारू कुरोदा को एक अनजान ड्रग दिया है। अगर तेरे पास उस ड्रग का एंटीडोट है तो सीधा मेरे हवाले कर दे, और अगर नहीं है तो मुझे बता मुझे वो कैसे मिलेगा? न्यू जनरेशन का बंदा कहता है मेरे पास वो नहीं है, एंटीडोट तो मैं बाद में लेने जाने वाला था। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है वो ड्रग दुनिया के सबसे टॉप के पॉइजन एक्सपर्ट्स में से एक ने बनाया है। वो ड्रग सच में काफी डरावना है और काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन है। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हार मान लो। वो ड्रग कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम जैसे मामूली लोगों को उलझना चाहिए। ऊपर से तुम्हारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं।
4 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। ये 4 घंटे वाली बात सुन के मैनेजर किम लोग एक दूसरे के चेहरे में देखते हैं, क्योंकि ये चीज तो मैनेजर किम पहले ही एनालाइज कर चुके थे कि उसके पास 4 घंटे बाकी हैं, यानी कि कुरोदा हिकारू के पास 4 घंटे बाकी हैं। इस न्यू जनरेशन वाले बंदे की झंड काटते हुए मैनेजर किम कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये एक राहत वाली बात है। अभी जो तूने दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपर्ट्स की बात करी उनमें से एक यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमें बस यहाँ पे सैंटियागो का इंतजार करना है। ये सुन के लौंडे की तो झंड ही कट चुकी होती है और अब मैनेजर किम लोग बस अपने में बात कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पे वो करें क्या तब तक। इसे सबसे पहले डैसिक लोग कार के अंदर की सफाई करते हैं, आराम से वहाँ पे बैठते हैं और मैनेजर किम न्यू जनरेशन के बंदे को कहते हैं, काफी समय हो गया लेकिन जिस बंदे ने एरिस अभी अभी ज्वाइन करी है उसने ये काम पहले नहीं करा। लेकिन सच बताऊं तो एरिस के अंदर इस चीज में मैं थोड़ा सा टैलेंटेड हूँ, यानी कि बार बार किसी के हौसले को लगातार तोड़ते रहना। जब मैंने अपने बंदों के साथ कुछ बार ऐसा करा तो उन्होंने जो उनका मन आया उन्होंने इसको नाम दे दिया। ये लोग इस चीज को कहते हैं ट्रूप ट्रेनिंग। क्या तुम ये जानना चाहते हो जो लोग कभी मेरे दुश्मन थे आज वो सारे मेरे साथ क्यों हैं? चल मैं तुझे बताता हूँ। कार के अंदर लौंडे को कार के अंदर फेंक दिया गया होता है जबरदस्ती और शोंगो कहता है, मुझे पता है उसके साथ क्या होने वाला है। डायरेक्टर नैम कहता है, उसके लिए ये आसान नहीं होगा, अब वो अपने इस सदमे को कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन इससे मुझे याद आया, क्या शाशा ने मैनेजर किम की ट्रूप ट्रेनिंग को पूरा नहीं करा था? उन्होंने इस चीज की वजह मुझे ठीक से बताई नहीं, लेकिन आखिर शाशा ने ऐसा क्यों करा? क्या इसके पीछे कोई वजह थी? इस सन्नाटे में इन लोगों के मन में ये भी आ रहा होता है कहीं मैनेजर किम ने लड़की समझ के उसको छोड़ तो नहीं दिया। लेकिन जो भी हो, मैनेजर किम की ट्रूप ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से उनके दुश्मन उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन इतने में ही डायरेक्टर नाम को याद आता है जिस डेडली पॉइजन की अभी यहाँ पे बात हो रही थी उसको लेके कुछ लोग अभी कोरिया में एंटर कर चुके हैं या फिर पहले से थे, और वो लोग अभी एरिस के लोगों के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, जो की काफी ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन अभी एरिस वालों के लिए अच्छी बात यह है कि उस डेडली पॉइजन के साथ वो हमला कर रहे हैं हांचू शियोंग के ऊपर, और हांचू शियोंग को जहर से मारा नहीं जा सकता। हम वापस से हांचू शियोंग वाले सीन में आ चुके होते हैं जहाँ पे रेनी हांचू शियोंग को उसके फैमिली वालों की फोटो दिखाते हुए कहता है, तूने सुना नहीं, हमें आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। तेरा एक बेटा है और एक बीवी है, मैंने सही कहा ना? आज सुबह तूने वो खाना खाया जो तेरी बीवी उस स्टोर से लेके आई थी जो तुम्हारे घर के थोड़ा सा सामने में है। तूने स्पिनच खाए थे, है ना? तू काफी मामूली सा खाना खाता है। क्या इस वक्त तू मेरे परिवार को धमकाने की सोच रहा है? हाँ, ये एक धमकी ही है, लेकिन कोई सिंपल धमकी नहीं है। और क्योंकि ये आर्केना वाले लोग भी एजेंट्स हैं, इसलिए भी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक एजेंट का सबसे बड़ा हथियार होता है इंफॉर्मेशन। अगर हमें हमारे दुश्मन की इंफॉर्मेशन मिली है तो इससे बड़ा हथियार और कुछ नहीं हो सकता उसके खिलाफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर वो एक इंसान है तो इंसानों की कमजोरी होती है, और अगर तुम्हें अपने दुश्मन की कमजोरी की जानकारी है तो तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। इसीलिए कहा जाता है एक एजेंट सिंपल कॉम्बैट पावर से काफी ज्यादा ऊपर होता है। उसके लिए जानकारी बहुत जरूरी होती है और उसी जानकारी से वो अपने दुश्मन के साथ खेलता है। और सच बता रहा हूँ, ये चीज खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को सच में सकती है। इसी चीज ने लुकिसम के गैप्रियोंग किम को मारा होगा और इसी चीज ने शिनगन को मारा था, यानी कि इंफॉर्मेशन और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब तक हांचू शियोंग और मैनेजर किम लोग ही ये सबके साथ करते थे, आज उनके साथ ऐसा होने वाला है। रेनी कहता है, जिस जहर की मैंने बात करी उसको तुम में से एक ने ले लिया है और उस इंसान के पास सिर्फ 4 घंटे की जिंदगी बची है, और क्योंकि तो एरिस का एक ऑफिसर है इसलिए हम तेरे लिए उसका एक एंटीडोट बना सकते हैं। लेकिन एंटीडोट बनाने वाला बंदा चाइना जा रहा है बिजनेस ट्रिप की वजह से, इसलिए उसके पास इतना वक्त नहीं है कि यहाँ पे आके वो तेरी मदद कर सके। और हांचू को ये भी पता है कि सैंटियागो भी यहाँ पे आके एंटीडोट बना के उसको अभी तो नहीं दे सकता। हालांकि अभी यहाँ पे एंटीडोट की जरूरत है नहीं, लेकिन आगे हो सकती है। इसलिए हांचू इससे पूछता है कि तुझे चाहिए क्या बे? रेनी सीधी बात करता है, हमारे साथ मिल जा। देख, अगर तू अभी हमें यहाँ पे जान से मार देता है तो मैं कसम खा के कहता हूँ इसके बाद जो तेरे परिवार के साथ होगा उस चीज की गारंटी कोई नहीं ले सकेगा। मतलब रेनी यहाँ पे ये बात मान रहा है कि हांचू शियोंग चाहे तो इन तीनों को जान से मार सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आर्केना वाले भी एजेंट्स हैं, इसलिए वो हर चीज पहले से सोच के आए हैं। इसलिए रेनी ने क्लियरली हांचू को बोल दिया है, अगर तूने हमें मार दिया तो तेरी फैमिली गई। और आपको याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था आर्केना वाले लोग ये देख रहे हैं कि उनके लिए सबसे ज्यादा काम का इंसान कौन है, यानी कि सैम डैक, हांचू शियोंग या फिर अलेक्जेंडर सोफिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आर्केना के बॉस को देखते हैं जो चाय पीते हुए कहता है, तो ठीक है, उनमें से वो कौन है जिसके ऊपर हमें ट्राई करना चाहिए? वो इंसान कौन है जो हमारे प्लान के बीच में दखल दे रहा है, यानी कि वो इंसान जिसकी मदद से हम एरिस को रोक सकते हैं? तो बताओ वो कौन है?
जो हमारा सबसे ज्यादा महान दुश्मन होगा वो कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसका अपना परिवार के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि इस चीज को हम उसकी कमजोरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हमें जाना चाहिए हांचू शियोंग की तरफ। अपने बेटे की वजह से वो पहले ही काफी बार मुसीबतों में पड़ चुका है। उसकी वाइफ एक रिटायर एथलीट है और जब टियान वाला इंसिडेंट हुआ था उस वक्त हांचू शियोंग अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया था और अपने ही दोस्तों के ऊपर हमला कर दिया था। तो ठीक है, काम पे लग जाओ। ये एक पुराना सीन था जहाँ पे आर्केना वालों की मीटिंग चल रही थी। हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे रेनी हांचू शियोंग को कहता है, मैं एक बार फिर से कहूंगा वो जहर आम लोगों के लिए जानलेवा है, यहाँ तक कि तुम्हें भी वो जहर हल्का सा महसूस हो रहा है ना। बस बात इतनी सी है कि तुम उस जहर से मरने नहीं वाले, लेकिन चिंता मत करो, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सबसे ज्यादा तुम्हारे ही चांस थे उस जहर से बचने के, लेकिन तुम्हारी ही तरह एरिस के आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें भी हमने सेम यही ऑफर दिया है। लेकिन अगर पॉइजन की वजह से अभी तुम थोड़ा सा नशे में आ जाते तो हम तुम्हें मार देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें बताया गया था ऐसा नहीं होगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सैम डैक को और उस तक भी एक फोटो पहुंचा दी होती है आर्केना वालों ने, और उस फोटो में होती है सैम डैक की बेटी की जैकेट जिसके ऊपर लिखा होता है 4 घंटे, यानी कि अगर सैम डैक ने कुछ नहीं करा तो 4 घंटे में उसकी बेटी भी निपट जाएगी। लेकिन इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे एरिस का जिनचॉल पार्क सैम डैक को कहता है उसके साथ शामिल होने के लिए, लेकिन सैम डैक मना कर देता है। यहाँ तक कि सैम डैक जिनचॉल को ये भी ताना देता है कि तो दुनिया को बचाने की बात करता है, अपनी फैमिली में तो ठीक से रह नहीं पाता। ये सुन के जिनचॉल कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। सैम डैक कहता है, तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा परिवार है। सिर्फ अपनी बेटी की ही देखभाल करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और तुम मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए बोल रहे हो। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में शायद से वही बेटी किडनैप हो चुकी है। इसके अगले सीन में हमें सोफिया अलेक्जेंडर दिखाई जाती है और उसके अगले पैनल में सोफिया अलेक्जेंडर, हांचू शियोंग और सैम डैक साथ में, और प्रेजेंट मोमेंट में रेनी हांचू शियोंग को बोल रहा होता है, मैं ये बात मानता हूँ एरिस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन अगर एरिस भी हमारी दुश्मन बनती है तो तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। इसलिए वक्त आ चुका है फैसला लेने का, या फिर अपने परिवार का एक सदस्य खो दो या फिर हमारे साथ मिलके एरिस को तबाह करो। साथ में हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है, अगर कोई ऐसी रणनीति है जो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है तो वो ये है कि अपने दुश्मनों को डगमगाने में मजबूर कर दो, उन्हें लगातार धोखे देते रहो, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम ये कैसे करते हो, क्योंकि एक एजेंट के काम करने का तरीका यही है। और यार थोड़ी देर पहले रेनी ने हांचू को कहा था तेरे परिवार में से किसी एक ने वो जहर ले लिया है। मैं सोच रहा था रेनी कुरोदा हिकारो की बात कर रहा है क्योंकि वो उसे मतलब एरिस का एक परिवार का हिस्सा ही मानता है, लेकिन जिस हिसाब से रेनी चौड़े में हांचू को धमकियां दे रहा है उससे तो ऐसा लगता है जैसे उसके परिवार के सच में किसी को जहर दे दिया उसने, जैसे कि हांचू की बीवी या फिर बेटा। तो खैर चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है और सोफिया अलेक्जेंडर का आर्केना वालों ने अब तक क्या बिगाड़ा है अब तक हमें ये बताया नहीं गया। वैसे भी सोफिया की फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली में ज्यादातर सारे के सारे अशासंस भरे पड़े हैं। मुझे डाउट है अगर वो सोफिया की बेटी को किडनैप करने जाएंगे तो सोफिया की बेटी उन्हें किडनैप कर लेगी, और गलती से अगर आर्केना वालों ने ये सोच लिया कि हांचू शियोंग का बेटा एक ऐसा लौंडा होगा जो क्लास में बैठकर अपने मैथ्स का छोटा हुआ काम कर रहा होगा और हम उसे किडनैप कर लेंगे, तो हांचू का बेटा तो है ही कतई बेरहम, वो उन्हें तब तक मारेगा जब तक उनका गंदी तरीके से कुत्ता नहीं बना देता। खैर इस चैप्टर से काफी सारे सवाल मेरे मन में खड़े हुए हैं जिनके जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।